नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की समीक्षा बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा की विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई, तो वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा टिहरी लोकसभा क्षेत्र में समीक्षा बैठक विधायकों के साथ अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि समीक्षा बैठक के जरिए जो रुके हुए काम होते हैं वे पूरे हो जाते हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठक करते हैं और इसी सिलसिले में लोकसभा वार विधायकों की क्षेत्र की जो समीक्षा बैठक की गई है वह बेहद बेहतर प्रयास है। तो सभी योजनाएं धरातल पर उतरे और हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सीधा फीडबैक है वो अधिकारियों के सामने भी आ जाए कि किस प्रकार से जो काम हम यहाँ से स्वीकृत कर रहे हैं, जो भी योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से धरातल पर उतर पा रही हैं कि नहीं उतर पा रही, उसमें और क्या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं गैप हो रहा है तो उसको ठीक करें। और जहाँ भी चूँकि मानसून का भी अभी सीज़न चल रहा है, इसमें जिस प्रकार से टूट फूट होती है, हमको हर वर्ष कोई ना कोई सामना करना पड़ता है चुनौतियों का, मानसून के समय में आपदाओं का, उन सभी पर एक चर्चा और सब लोग आपस में मिलकर तेजी से काम को आगे बढ़ाएं। विपक्ष के विधायक हमेशा कहते हैं सर कि हमको बुलाया नहीं जाता। अब इस नहीं, बार तो नहीं, उनको भी बुलाते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं। मैं सबसे अलग से बात करता हूँ। पक्ष विपक्ष सबको मिलकर हमने, क्योंकि जो योजनाएं हमने ली हैं उन योजनाओं में कोई ऐसा नहीं करा। पूरे राज्य का समेकित विकास हमारी प्राथमिकता है और हर विधानसभा का हमने लिया है। देखिए, इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए प्रतिबद्ध रहती है और विकास के मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच में जाती है। चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। स्वयं सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया है, विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित ही इसका ये प्रतिफल होता है कि जो काम आपके कहीं अटके हुए हैं, कहीं बागों में अटके हुए हैं या फॉरेस्ट में हैं, तो सड़कें अटकी होती हैं, उनका समाधान यहीं पर हो जाता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति उत्तराखंड संकल्प के तहत देहरादून जिले में राज्य का पहला राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए 57.04 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। तो वहीं 30 बिस्तरों वाला केंद्र रायवाला के राजकीय वृद्धाश्रम के प्रथम तल पर संचालित होगा। तो वहीं आपको बता दें कि संचालन के लिए अनुभवी एनजीओ का भी चयन किया जाएगा और जिसमें केंद्र के रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आइसोलेटेड रूम और उसके साथ साथ स्टाफ रूम में वेटिंग एरिया जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। तो वहीं आपको बताते चले कि जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि नशा एक गंभीर समस्या है और इसके लिए व्यवस्थित उपचार जरूरी है। ऑनरेबल सीएम का भी इसमें यही निर्देश था। इसी संकल्प के साथ यहाँ जिला देहरादून में हमने ये कवायद शुरू की है और डोईवाला में बिल्डिंग का चयन कर लिया गया है और एज पर अवर डीडीएसी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर की जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार वहाँ पर एनजीओ का विधिवत चयन किया जाएगा जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सपोर्टिव स्टाफ रखेगी और उसका पूर्ण सुपरविजन और रेगुलेशन हम करेंगे। टू बिगिन विद जिले से उसको एक सीड मनी दिया जा रहा है अराउंड 60 लाख रुपीज़ और उसके पश्चात फिर उसकी रीइंबर्समेंट हम जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार शासन से अनुरोध करेंगे। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि उसको भी हर हालत में हमको शुरू करवाना है so that it acts as a lighthouse, as a model for other NGOs and other private नशा मुक्ति केंद्र की क्या मानक होने चाहिए और कैसे ऑपरेट किया जाना चाहिए। तो प्रथम चरण में अभी इसको 30 बेडेड हम शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। प्रदेश में लालच, दबाव या किसी भी अन्य माध्यम से हो रहे जबरन धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पर सरकार के इस रुख का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि जब किसी व्यक्ति का धर्म बदलता है तो उसका परिवार, समाज और क्षेत्र में
आहत होता है। और उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में इस दिशा में लिए गए फैसले कारगर साबित हो रहे हैं और जो कि लोग इस अवैध कार्य में लिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी बेसहारा व्यक्ति को ठगा ना जा सके। देखिए, देश के अंदर किसी लालच से किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग गेटिंग के साथ एक धंधा लोगों ने बना दिया है कि वो धर्मांतरण कराने के माहिर बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून भी ला चुकी है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त भी है। हमारा मानना है कि कई लोग प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं। आप किसी से प्यार करें तो सच्चे मन से प्यार करें, किसी को बदल के प्यार करें तो प्यार नहीं सौदा करें। ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था। मुझे लगता है कि इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हैं वो अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करके आप उसे प्यार करें और आप एक गलत संदेश देने की कोशिश करें कि आपने किसी से प्यार किया, वो धर्मांतरण करे तब आप उसको अपने रिश्ते में रखेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को, वो जो धर्मांतरण वाली सोच है उसको दर्शाती है। हमारा मानना है कि किसी भी मजहब को, किसी भी प्यार और मोहब्बत को इज्जत देनी चाहिए। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना होने वाली है और ऐसे में अधिकारी अपनी सेवा शुरू करते समय ली गई शपथ को याद रखें और लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारी सरकार के इशारे पर सरकार समर्थित प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई भी षड्यंत्र न करें। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक ने यह भी कहा कि चुनावों में हार जीत के नतीजे स्पष्ट होने चाहिए। देखिए, अभी तक फ्री एंड फेयर तो हम मानेंगे ही, वरना फिर लोकतंत्र में प्रतिभाग जो लोग कर रहे हैं किस दिशा से और किस विश्वास के साथ जाए। लेकिन कल अभी मेरी नेता प्रतिपक्ष जी से भी बात हुई और सतीश नैनवाल जी जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई। हमारा मानना ये है जहां पे लीड लंबी चौड़ी होगी वहां पे तो फेयर एंड फ्री है, और जहां पे मामला टाइट होगा वहां पे सरकार अनर्गल कुछ करने वाली है। तो इसकी चेतावनी मैं सारे अधिकारियों को देना चाहता हूं। जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, अनर्गल चीज होगी, गलत, अगर आपने मतपेटियां बदली या कैंसिल करे वोट जैसे नगर निगम में आपने करे थे, तो आपका नाम हम ध्यान में भी रखेंगे, आपके काम को भी ध्यान रखेंगे और आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से अधिकारियों से अपील है कि निष्पक्षता, ठीक है, जो जीत रहा है जीत रहा है, जो हार रहा है वो हार रहा है, किसी दल का हो, किसी का खास हो, किसी का विशेष हो, ये फर्क नहीं होना चाहिए। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से कि अधिकारीगण अपनी जो वो जब सेवा ज्वाइन करते हैं, जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का उन्हें सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में 365 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि अभी तक कहीं पर कोई मेजर घटना सामने नहीं आई है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते तमाम तरह की दिक्कतें जरूर देखने को मिलती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नुकसान नहीं है, नुकसान से नुकसान हो रहा है और जो भी नुकसान हो रहा है उसके रेस्टोरेशन के लिए, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगातार विभाग काम कर रहे हैं। अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 365 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जनपदों को जारी की गई, विभागों को जारी की गई है। विभाग द्वारा काम किया जा रहा है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब आपको बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में जिला प्रशासन और परिवहन निगम ने आज संयुक्त अभियान चलाकर नगर क्षेत्र में संचालित हो रहे प्रतिबंधित 2 पहिया टैक्सी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि अपर जिला मजिस्ट्रेट विवेक राय ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के 2017 के आदेशों के बाद भी नगर में
किराए पर 2 पहिया वाहन चलाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। और आज की गई कार्रवाई में 26 वाहनों का चालान और साथ ही साथ 6 का सीज भी जो है उन वाहनों को किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि नगर में 82 अधिकृत टैक्सी बाइकों के मुकाबले वर्तमान में 1500 से अधिक अवैध बाइक व स्कूटी टैक्सियां चल रही हैं, और जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि चालक वाहन को मनमाने ढंग से कहीं भी खड़ा कर देते हैं, और जिससे फुटपाथ और सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो जाती हैं। प्रशासन ने पूर्व में धर्मशाला, मेट्रोपोल और लकड़ी टाल में भी निर्धारित पार्किंग से ही संचालन की अनुमति दी थी, और जिसका उल्लंघन अब नियमों के खिलाफ कार्रवाई की वजह बन रहा है। तो वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हमने एक बैठक की थी कि कुछ रोड्स को हम बाइक फ्री रोड घोषित करेंगे। उसी समय शहर के सम्मानित नागरिकगण, पार्षदगण, हमारी अध्यक्षा महोदया भी थी नगर पालिका की, ये विषय आया था कि लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, टीवी नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, जो गाड़ियां इस शहर में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में नहीं आनी चाहिए, वो गाड़ियां आ रही हैं। उसी के परिपालन में आज हमने कार्रवाई की है। हमारे साथ जो है आरटीओ साहब हैं, उनके सबऑर्डिनेट हमारी टीआई मैडम हैं, ये एसएचओ साहब हैं, हमारे इस शहर के परगना अधिकारी हैं। सभी लोगों ने मिल के एक व्यापक अभियान छेड़ा है, जिसके क्रम में अभी तक 26 बाइकों का चालान हुआ है और 6 बाइकें जो है सीज की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण जयंती का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रातःकाल भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी श्री अमरनाथ नंबूदरी ने भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना कर भोग और उनका उपचार समर्पित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद भगवान नर नारायण की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि माता मूर्ति देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि शास्त्रों के अनुसार यह महोत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को, जो कि जब सूर्य कर्क राशि में और हस्त नक्षत्र में होता है, तब मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान नर नारायण लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम में सदियों से तपस्यारत हैं, और नर नारायण जयंती के अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद गुरु शंकराचार्य स्वामी और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने मुंबई से वीडियो संदेश के माध्यम से श्रद्धालुओं को अपार शुभकामनाएं भी दी। भगवान नर नारायण की जयंती। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार नर नारायण है। ये जो नर नारायण भगवान हैं, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि ये नर नारायण भगवान हमारे सुख के लिए तपस्या कर रहे हैं। भी हिमालय में नर नारायण भगवान बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? कि हम सुखी हों। तो हम में से जितने को सुख प्राप्त है, ये उनकी तपस्या का परिणाम है। वो मूर्ति माता के गर्भ से आविर्भूत होकर के धर्म और मूर्ति, धर्म को दक्ष कन्याएं ब्याही गई थी, उनमें से एक का नाम था मूर्ति। उन्हीं से भगवान नर नारायण आविर्भूत हुए थे, और तपस्या को ही उन्होंने अपना जीवन बनाया कि हम लोक कल्याण के लिए तपस्या करेंगे। तो आज भी वो तपस्या में रत हैं। वहाँ पर बद्रीनारायण मंदिर के गर्भगृह में भगवान ध्यान लगा करके, उनकी जो मूर्ति है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो नारायण है और उन्हीं के साथ नर भी है। तो नर नारायण भगवान तपस्यारत हैं हमारे लिए, आपके लिए, और हम उनकी याद भी नहीं करते। नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जब भगवान सूर्य कर्क राशि में है और हस्त नक्षत्र का परम पवित्र अवसर है, ऐसे में भगवान नर नारायण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रातः काल ही भगवान नर नारायण की जो चल विग्रह है, उसकी सविधि पूजा श्रीमान रावल जी ने संपन्न की, और नर नारायण भगवान अपने भक्तों के साथ, अनुचरों के साथ माता जी के दर्शन के लिए माता मूर्ति मंदिर की तरफ गए हैं। ये 2 दिवस चलता है ये उत्सव। इसमें कल लीला डोंगे में भगवान का अभिषेक किया जाएगा, और फिर अष्टाक्षरी क्षेत्र में भी उत्सव मनाया जाएगा। भगवान नर नारायण लाखों वर्षों से
समस्त विश्व के कल्याण के लिए ही रूप धारण करके बद्रिकारण्य तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके मन की एकमात्र इच्छा है कि सब सुखी हों, सब आनंदित हों। तो आज बद्रिकारण्य इस तीर्थ क्षेत्र से, शंकराचार्य मठ से। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से बाधित हो गई है। आपको बताते चले कि रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच बीती रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर आ गए हैं और इसके चलते यह मार्ग पूरे तरीके से बाधित हो गया है। तो साथ ही साथ बता दें कि पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कौंडे ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मुनकुटिया और गौरीकुंड के बीच करीब 50 से 70 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यही नहीं, वैकल्पिक पैदल मार्ग भी पूरे तरीके से टूट चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि गौरीकुंड की ओर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयासरत हैं। वैकल्पिक पैदल रास्तों की तलाश भी की जा रही है ताकि यात्रियों को सोनप्रयाग की ओर सुरक्षित लाया जा सके। तो वही रास्ता कब खुलेगा, इसकी जानकारी रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की जाती रहेगी। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहाँ पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है और चूँकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज़्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस स्थिति में गाड़ियों को रोक के पैदल मार्ग से यात्री भेजते थे, पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण कोई भी मार्ग अभी गौरीकुंड जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सारी यात्रियों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिन तक केदारनाथ की तरफ अगर आपकी यात्रा का प्लानिंग हो तो किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण कर ले। अगले 2-3 दिन तक मार्ग खुलने तक ये रोड बंद रहेगा। जैसे ही खुलेगा हम आपको फिर से रुद्रप्रयाग पुलिस की सोशल मीडिया साइट से आपको सूचित करेंगे। गौरीकुंड की तरफ से लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री वहाँ पे फंसे हैं, जिनको निकालने की कार्रवाई की जाए। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा के नए नए आयाम सिखाने को मिल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि साथ ही तमाम तरह की स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं और इसी विषय पर बातचीत करते हुए उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मुकुल सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी तमाम कौशल में आज आगे बढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत बाल वाटिकाओं का निर्माण भी किया गया है। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये हमारे देश के बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए एक बहुत बड़ा एक विषय बन के आया हुआ है। बहुत बड़ा एक सिस्टम उससे डेवलप हो रहा है। इससे बच्चे हैं, हमारे शिक्षक हैं, अधिकारी वर्ग हैं, जो भी है पूरे देश का जो रहने वाला है उससे उनको जो है फ़ायदा होने जा रहा है। जैसे अभी तक क्या था कि हम लोग के बच्चे वोकेशनल एजुकेशन नहीं पढ़ा करते थे, इससे नहीं जुड़ा करते थे। आज की डेट में, और मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में आज की डेट में 531 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कि वोकेशनल एजुकेशन का कोई ना कोई ट्रेड इस समय चल रहा है। तो ये सारे जो देन है, ये हमारी जो NEP 2020 इसका एक पार्ट ये भी है। दूसरी बात, हम बात करते हैं बाल वाटिकाओं की, हम लोग बात करते हैं। बाल वाटिका हमारे यहाँ बनी हुई है, उसमें हम लोग जो है काम इस समय कर रहे हैं। तीसरी बात है कि स्कूल में जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, हर बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड बनना है, तो वो भी यहाँ बनना शुरू हो गया है। वो भी बहुत अच्छा एक पार्ट हमारा हुआ है। हमारी हर समय जो है जो परख है, अभी हमको सबको एक टेस्टिंग हमारी हुई थी, तो क्योंकि हर स्टूडेंट को पता लगे आप लोग कर क्या रहे हैं, कि ये भी बहुत बड़ा पार्ट इसका होने जा रहा है। और हम बड़े खुश हैं कि हमारे प्रदेश में देश के साथ साथ NEP 2020 लागू हो गई है। हम लोग सब लोग उसके मिल के हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत सरकार के जो हमारे दिशा निर्देश है उसमें हम खरा उतरें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम एक बार फिर से विवादों में है। अनुबंधित बस संचालकों ने 7 अगस्त से बस का संचालन करने के लिए बंद का निर्णय लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य वाहन पिछले 3 महीनों का बकाया भुगतान है और जिसमें कि प्रदेश में कुल 350 अनुबंधित बसें संचालित हैं और जिसमें से 205 बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे यात्रियों को भारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वहीं संचालक कई बार निगम मुख्यालय
पहुंचे लेकिन भुगतान नहीं हुआ और आज भी अधिकारियों से बातचीत होने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। आज अनुबंधित बसों के संचालक आए थे, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। चूंकि निगम में 2 तरीके के सीज़न चलते हैं, एक लीन सीज़न होता है, एक पीक सीज़न होता है। तो पीक सीज़न में हमारी आमदनी अच्छी होती है, उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी पेमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो। बट लीन सीज़न में वो पेमेंट स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता है। जैसे अभी जुलाई है, बारिश की वजह से फुटफॉल कम होता है और आगामी अगस्त में भी बारिश की वजह से और विभिन्न कारण रहते हैं कि फुटफॉल कम रहता है। तो लीन सीजन के तरीके से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारे लोगों की कोशिश यही है कि जितने जल्दी हो सबके पेमेंट्स रिज्यूम किए जाएं और जो भी डिले है, जैसे ही हमारे पास फंड आएगा हम लोग उनके पेमेंट को, जो भी डिले है उसको ठीक करके हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करेंगे। चक्का जाम कर देंगे, दिल्ली रोड बंद हो जाएगा और लेकिन और भी रूट हैं जो रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, ये भी बंद हो जाएंगे। वित्त नियंत्रक ने क्या जवाब दिया आपको? वित्त नियंत्रक तो हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहते, वो हमारा पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, उनके साथ हम काम करना भी नहीं चाहते, हम करेंगे भी नहीं। वो प्रताड़ित करते हैं। हाँ, महाप्रबंधक वित्त हैं, वो प्रताड़ित करते हैं और हम उनके साथ काम करेंगे ही नहीं, करना भी नहीं चाहते, वो भी नहीं करना चाहते हमारे साथ काम। हम 7 तारीख को गाड़ी सब जाम लगा देंगे, खड़ी कर देंगे। हम लोग आज अपनी पेमेंट की और कुछ मांगों को रखने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों से मिलने आए थे, जिसमें हमारी प्रमुख डिमांड थी कि हमारा मई जून का पेमेंट किया जाए और हमारा जो पुराना 2024 का रुका हुआ पेमेंट है उसको किया जाए। और तीसरा, हमारे डीजल वाहनों को जो 6-6 महीने का 2 बार का एक्सटेंशन है वो दिया जाए, क्योंकि वो कोविड को जो नुकसान कोविड में लोगों को हुआ था, हमारे भाइयों को, उसे पूरा करने के लिए उसे बढ़ाया गया था। किंतु ना ये तो एक्सटेंशन कर रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं और हमारी गाड़ियों का पेमेंट अलग अलग मदों में यूज कर रहे हैं। हम कई बार इनसे कई नोटिस दे चुके हैं कि हम गाड़ी खड़ी करवा देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, ड्राइवर बेचारे गाड़ियों को पुलिस चौकी में खड़ा कर रहे हैं, बैंक हमारी गाड़ियां खींच के ले जा रहा है, लेकिन इस प्रबंधन के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। ना ये कुछ सुनने को तैयार है, ना समझने को तैयार है। यदि अब हमारी गाड़ियां अगर ऐसे ही चलती रही, बैंक खींच के ले गया या ड्राइवरों की स्थिति यही बनी रही जो हमारे कर्मी है, तो 7 तारीख को हम इनकी सारी गाड़ियां जो अनुबंधित वाहन है वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे उन्हें चलाने के लिए। तो 350 लगभग 350 गाड़ियां हैं, जिसमें 205 गाड़ियां सिर्फ राजधानी को कनेक्ट करती हैं। अगर आपका ये मानिए कि आपके हर शहर का जो कनेक्ट है वो राजधानी से टूट जाएगा, तो आम पब्लिक को कितनी परेशानी होगी। लेकिन आम पब्लिक, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो बैठे हुए हैं आम पब्लिक के लिए भी, वो उनके लिए कार्य करने को तैयार नहीं है। वित्त नियंत्रक से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा निश्चित आपको? वित्त नियंत्रक सिर्फ टाला मटोली कर रहे हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अपने पद, मुझे नहीं लगता कि उनके पद के हिसाब से जो कार्य उनको करने चाहिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी एक और समस्या ये है कि हम एमडी साहब के सामने, हम मैडम के सामने ये बात रखेंगे कि महाप्रबंधक वित्त को हमारे अनुबंधित के हटाया जाए, इसका पेमेंट किसी और को दिया जाए। हम इनके साथ कार्य नहीं कर सकते। अब खबर रुड़की से है, जहां तहसील में स्थित एसडीएम कार्यालय पर आज मंगलवार को करीब 3 बजे मंगलोर क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इकट्ठा होकर पहुंची। तो जहां आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय में एसडीएम रुड़की को देवेंद्र सिंह नेगी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि निर्वाचन कार्यालय रुड़की में तैनात इंतजार मलिक नाम का ऑपरेटर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। और इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी की कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा इंतजार मलिक पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया गया है। सर, मेरा नाम जीनत जहां है, मंगलोर से आए हम तहसील में एसडीएम सर को विज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमें शिकायत है कंप्यूटर ऑपरेटर से जो कि निर्वाचन का कार्य करते हैं और महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है बिल्कुल। तो है ही कि बिना समय के बुला लेते हैं। देखिए, महिलाएं, हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हें ना शाम का पता ना सुबह का पता। दूसरे उनका अपना काम होता है, किसी भी समय बुला लेते हैं, और अगर हमारा काम होता है तो हमारे तरफ देखते भी नहीं है बिल्कुल। हम चाहे 1 घंटा खड़े रहें उनके पास। महिलाओं के प्रति मतलब कहने का उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमारी एक बहन का बच्चा बीमार था, उसने फोन किया कि सर मैं काम नहीं कर पाने लगे जी, क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे जी मेरा बच्चा बीमार है, उसे 2 महीने का रेस्ट बताया है। छेड़ने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि वो ऑपरेटर की जगह मैं दूसरा ऑपरेटर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।